राहुल कंवर का नाम लिया और बताया कि कैसे वो चुप्पी साध गए। मुझे एक और संदर्भ याद आता है साल 2008 की, और उस समय एक बात तो मैं ये कह दूं कि जब मैं कहता हूं कि मैं मीडिया का छात्र हूं, तो मेरे लिए मीडिया का छात्र होने का मतलब कुछ गिने चुने चैनल, कुछ गिने चुने अखबार और मेरे मन मुताबिक मेरी समझ की वेबसाइट नहीं है। मेरे लिए मीडिया का मतलब सास बहू सागा सीरियल भी है। मेरे लिए मीडिया का मतलब कार्टून के भी चैनल्स हैं, एनिमेशन भी हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिकी KPMG की जो रिपोर्ट आती है, इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस रिपोर्ट, अगर आप साल 2008-9 से अभी तक के 2017 के रिपोर्ट को उठाकर देखें तो बहुत खूबसूरती से, बहुत चालाकी से और बहुत बारीकी से एक एक करके ऐसे ऐसे सेगमेंट या सर्किट को मीडिया और एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट में शामिल कर रहा है, जिसके बारे में आपको लगता है कि ये मीडिया का हिस्सा कैसे हो सकता है। आप 2017 की रिपोर्ट को उठाकर देखिए, उस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रिपोर्ट में डीमोनेटाइजेशन पर भी एक चैप्टर है, इवेंट पर भी चैप्टर है, जो एंटरटेनमेंट पार्क्स बन रहे हैं उस पर भी एक चैप्टर है। तो इसका मतलब है कि व्यावसायिक स्तर पर मीडिया का दायरा बढ़ रहा है। वो रेडियो, टेलीविजन, अखबार जैसे पारंपरिक कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म से कहीं दूर जा रहा है। और हम विमर्श की दुनिया में जब मीडिया के बारे में बात करते हैं तो हम अखबार, टेलीविजन, रेडियो तक आकर सिमट जाते हैं। सास बहू सीरियल पर दुनिया भर में इस तरह विमर्श हो रहे हैं, लेकिन सास बहू सीरियल को हम बहुत दूर रखते हैं, जिस पर 38 से 40 करोड़ की आबादी उसे देखती है, दर्शक देखते हैं। तो ये देश का, ये विमर्श का एक दुर्भाग्य है कि जिसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। कई बार मुझे लगता है कि हमें दिक्कत बहुमत से ही है, चाहे वो सरकार बहुमत की हो, चाहे वो दर्शक बहुमत का हो। तो ज़्यादा जहाँ संख्या में चीज़ें होती है, उससे विमर्श के स्तर पर कई बार मुझे लगता है कि हम अपने को अलग कर लेते हैं। और यही नतीजा है कि हम सीरियल पर बात नहीं करते, रियलिटी शो पर बात नहीं करते, कार्टून पर बात नहीं करते। वो कार्टून नेटवर्क, वो डोरेमोन जो कईयों के लिए सरोगेट मदर, पेरेंट्स, फादर का काम करता है। तो पहली बात तो ये कि 2008 में 7-8 की जो घटना है वो एंटरटेनमेंट चैनल के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। उसमें कलर्स एक चैनल आता है, उसके पीछे NDTV इमेजिन चैनल आता है, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो पहले के चैनल है उसका पैटर्न बदलना शुरू होता है। बालिका वधू से कहानी शुरू होती है, उतरन लाडोना आना इस देश में, एक के बाद एक बैक टू बैक सीरियल शुरू होते हैं, और आपको लगता है कि जो काम समाचार चैनल नहीं कर रहे हैं वो काम मनोरंजन चैनल कर रहे हैं। और एक जो सेगमेंटेड ऑडियंस रही है सीरियल की, माने सीरियल मतलब जैसे कि महिलाएं देखती है, हाउसवाइफ देखती है, मेड देखती है, ये ऐसे सीरियल रहे हैं जिसमें सेगमेंटेड ऑडियंस का क्रम टूट गया है। एक बालिका वधू को बच्चे भी देख रहे हैं, बालिका वधू को मेल भी देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए आपको बताई कि उस दौरान राहुल कंवर अपने हेडलाइंस टुडे के माइक और क्रू के साथ राजस्थान चले गए, ये पता करने के लिए कि बालिका वधू सीरियल देखकर राजस्थान में बालिका वधू की घटना में कितनी कमी आई है। और वो इस सीरियल का प्रभाव स्तर पर खोजने लग गए कि बाकी नियम, कानून, पुलिस, सरकार के प्रावधान बहुत पीछे छूट गए, और एक टीवी सीरियल कितना असर कर रहा है और किस तरह से बालिका वधू की घटना कम हो रही है, इसकी तलाश के लिए राहुल कंवर निकले। क्या हम इस खबर के साथ, उस समय चैनल हेडलाइंस टुडे था, अभी जो इंडिया टुडे है, क्या हम राहुल कंवर की इस रिपोर्टिंग के आधार पर उस वक्त कह सकते थे कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट का आदमी है जो कि बालिका वधू जैसी घटना पर कवरेज करने के लिए निकला है? और ये निष्कर्ष आनंद जी के निष्कर्ष से बिल्कुल अलग होगा। सत्यमेव जयते जब शुरू हुआ तो लगा कि मेडिकल से लेकर के लिटरेसी से लेकर जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं उस सब का एक टीवी मसीहा आमिर खान आए हैं और एक एक करके सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक बार स्टार प्लस पर वो कार्यक्रम और उसका फॉलो अप और उसका इफेक्ट ABP न्यूज, जो अब ABP न्यूज कलर कोड बदल गया, उस समय ब्लू और सफ़ेद हुआ करता था, अभी पीला और लाल हो गया है। तो रंगों का भी अपना एक समाज शास्त्र है। कहानी ये है, जो मेरी अपनी समझ बनती है वो ये
कि हमने अपने विमर्श के दायरे को उस अनुपात में या उस गति से पकड़ना नहीं शुरू किया है जिस गति और अनुपात से इसका व्यवसाय बढ़ रहा है। और हम अगर 100 करोड़ का बिजनेस है तो हमारा विमर्श 16 से 18 करोड़ के बिजनेस पर ही है। हम बाकी के 88-84 करोड़ के बिजनेस पर बात नहीं करते। इसलिए एक दिक्कत तो ये है। दूसरी चीज जो मेरी अपनी समझ बनती है, और दिलीप ने मीडिया के ओनरशिप पैटर्न पर आप सबको बताया और पीछे से एक असहमति भी आई कि इस मुद्दे पर आइए। दिक्कत यह है कि मीडिया का कोई मुद्दा नहीं है, और अच्छी बात यह है कि सारी चीजें मीडिया का मुद्दा है। तो जहां से आप मुद्दे की बात करते हैं वहीं से मुद्दे शुरू होते हैं, और आप मुद्दे की बात ना करना चाहें तो वो मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ 1 घंटे टीवी सीरियल पर बात कर सकता हूँ और मेरे लिए यही मीडिया का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी रंग भेद है, वहाँ पर भी स्त्री विमर्श है, वहाँ पर भी लिंग के आधार पर भेदभाव है। खैर, मुझे जो बात कहनी है वो संकेत में तीन छोटे छोटे बिंदु पर बात करनी है। एक तो ये कि क्या मीडिया का कोई 5वां खंभा हो सकता है। मुझे तो चौथे खंभे से ही दिक्कत है, क्योंकि मुझे ये मेटाफर लगता है, ये रूपक लगता है। और जब हम रूपक में चीज़ों को बांधने की कोशिश करते हैं तो हम तथ्यात्मक स्तर पर बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये मेरी अपनी समझ है और ये गलत भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि जैसे ही हम ओनरशिप और कॉरपोरेट और पूंजीवाद इन सारे खित्ते से बात करना शुरू करते हैं, और ये ठीक है, किया जाना चाहिए, लेकिन आज ऐसे दौर में हम बात कर रहे हैं जहाँ हर दूसरा आदमी इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर चलता फिरता ब्यूरो है, और इस चलते फिरते ब्यूरो के भीतर पत्रकारिता को लेकर किस स्तर की नैतिक ईमानदारी बची हुई है। वॉर रूम से ट्रोल हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे ट्रोल हैं जो एकदम व्यक्तिगत स्तर के ट्रोल हैं, और इस व्यक्तिगत स्तर के ट्रोल में दूर दूर तक कॉर्पोरेट नहीं है। इस व्यक्तिगत स्तर के ट्रोल में दूर दूर तक राजनीतिक दलों का सह नहीं है। तो हम दरअसल चाहते क्या हैं? हम एक सांस्थानिक रूप में हम चीज़ों को बहुत स्ट्रक्चर फॉर्म में रख के अगर विमर्श करते हैं तो बहुत गुदगुदाने वाले निष्कर्ष आते हैं। ये किसको पता नहीं है कि मीडिया कॉर्पोरेट से चल रहा है, राजनीतिक दबाव से चल रहा है। पूरनचंद जोशी कितना विस्तार से लिखकर चले गए कि सूचना क्रांति अलग है, संचार क्रांति अलग है। श्यामाचरण दुबे कितना विस्तार से लिखकर चले गए, हर्बर्ट आई शीलर कितना लिखकर चले गए, विल्बर स्ट्रैंड की पूरी थियरी इसी चीज पर टिकी हुई है। तो अगर विमर्श के खित्ते से सोचना शुरू करें तो हमारे पास दलीलों के, तर्कों की और तथ्यों की कमी नहीं है। मुद्दा यह है कि हम इस विमर्श में शामिल क्या क्या कर रहे हैं और कितना सांस्थानिक रूप से हम इस पर विमर्श कर रहे हैं। अगर हम संरचना में रख करके चीजों को विमर्श करेंगे, माफ कीजिएगा लेकिन बहुत ईमानदारी से मैं महसूस करता हूं कि अगर हर मीडिया की कारगुजारियों को आप स्ट्रक्चरली देखना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाएगी और बहुत सारी चीजें हमारी और आपकी पकड़ में नहीं आएंगी। बहुत मीडिया की ऐसी कारगुजारी है जो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, जो सीधे सीधे कॉरपोरेट का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन उसमें गड़बड़ी है, उसमें दिक्कत है, वो जनतंत्र के खिलाफ है, वो जन चेतना के खिलाफ है। तो मुझे लगता है ये जो लैकुना है, ये जो बीच की स्थिति है जिसमें राजनीतिक दल का दबाव, उसके ओनरशिप का दबाव, कॉरपोरेट और उसके कॉरपोरेट का दबाव नहीं है, लेकिन बीच की एक जो जगह है जो आज से हम 7 साल 8 साल पहले संभावना के तौर पर देखते थे, वो जगह तेजी से मर रही है। सवाल इस चीज पर नहीं है कि हम कोई संस्था बना लें, ट्रस्ट बना लें, सवाल ये है कि हम पर लोगों का ट्रस्ट क्यों इतनी तेजी से खत्म हो रहा है। हम क्यों एक बंद खिड़की में डिब्बे बंद किस्म के विमर्श में फंस कर रह गए? क्यों हमारे हर 2-3 स्टेटस पर हमारे नियत को लेकर, हमारी प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं? असली चुनौती हमारी यहाँ है, और मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ, हमारे जैसे दिलीप भी स्पष्ट होंगे कि हमारी प्रतिबद्धता मरने के पहले साबित नहीं होगी, हम मर के ही प्रतिबद्ध कहलाएंगे और होंगे। तो ये जो जगह तेजी से सिकुड़ रही है और हम कहीं ना कहीं डिस्कार्ड हो रहे हैं, मुझे लगता है हमें उसे रिक्लेम करना होगा, और रिक्लेम करने के लिए हमें वो भाषा, उस शब्दों में, उस जार्गन में जाकर सोचना होगा। आखिर ऐसा क्या है कि इसी तरह के मीडिया के दर्जनों सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, और उससे जो चीजें निकल कर आती है वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं बन पाती है।
हम जो यहाँ बातचीत कर रहे हैं वो हमारे पब्लिक डोमेन का हिस्सा हो, जिसको हम पब्लिक एक्शन ओरिएंटेड राइटिंग एंड डिस्कोर्स कहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी पूरी बातचीत इस सिरे से सोचने समझने की जरूरत है कि हम यहाँ जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं और आगे इस पर जो लिखेंगे वो सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में जाए, उन लोगों तक जाए जिस पे डोरेमोन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उन लोगों तक जाए जिस पर उन चैनलों के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो पूरा राष्ट्रभक्त की एक पैकेज दिए हुए। हमें उस राष्ट्रभक्ति का दूसरा पैकेज देना होगा, हमें उसके मेन्यू बदलने होंगे कि ये राष्ट्रभक्ति में नहीं आता है। उन्होंने एक पूरा मेन्यू बनाया हुआ है कि ये राष्ट्रभक्ति में आता है, हमें एक पैरेलल मेन्यू देना होगा और हमें बाकायदा खुल के रेस्टोरेंट की तरह एक मेन्यू सर्व करना होगा कि जनाब आप जिसको देशभक्ति कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, आप बिल्कुल संविधान के विरोध में खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप आम आदमी आप के खिलाफ हैं, आप दलित के खिलाफ हैं, स्त्री के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, जंगल के खिलाफ हैं, जमीन के लड़ने वाले के खिलाफ हैं, तो आपकी राष्ट्रभक्ति में कहाँ क्या चीजें आती है, हमें क्वेश्चन करना होगा। क्योंकि वो जो परिभाषा गढ़ दी गई है उसको छूने में भी बहुत डर लगता है। मुझे तो लगता है कि जितने पिछले 4-5 सालों में शब्दावली आई है सब में जीपीएस लगा हुआ है और उन शब्दों को छुएंगे तो आधार कार्ड से भी ज्यादा खतरनाक हम स्कैन कर लिए जाएंगे। हमें उन शब्दों में एक नए अर्थ भरने होंगे। हमें राष्ट्रभक्ति जब मैं कहता हूं तो आप मुझसे हिचकिए मत कहिए कि तो कॉमरेड नहीं है। मैं राष्ट्रभक्ति कहते हुए, अपने को राष्ट्रभक्त क्लेम करते हुए कॉमरेड हो सकता हूं और उसमें हम रिफिल करें। उन्होंने जो अर्थ भर दिए वो सारे अर्थ को हमें निकालने होंगे और एक एक करके वो सारे प्रोग्रेसिव माइंडसेट के अर्थ भरने होंगे जिससे हमें दुर्भाग्य से लंबे समय तक गुरेज रहा है। और जब तक हम इस स्तर पर काम नहीं करेंगे हम धीरे धीरे उन शब्दों को छोड़ते चले जाएंगे। आप देखिए ना साहब, पिछले 3 सालों में लगभग 125 शब्दों को उन्होंने इस तरह से तहस नहस किया है कि आप सेकुलर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कॉमरेड बोलने पर बहुतों को गर्व होता था, आज दिक्कत हो जाती है, मुंह छिपाते फिरते हैं। और मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि मैं एकदम पब्लिक डोमेन के बीच रखकर बात कर रहा हूं। तो जिन शब्दों से हमें आपत्ति है या जिन शब्दों को देखकर लगता है कि ये इस आइडियोलॉजी का नहीं है, हमें लगता है उसे पूरा मिसमैच कर देना चाहिए और उसमें रिफिल करना चाहिए। हमें रिफिल की कला सीखनी होगी। हमें शब्द, वो जो शब्द कह रहे हैं, प्राउड टू बी देशद्रोही के टी शर्ट पहनकर जनपद में मैंने लोगों को घूमते हुए देखा है, क्योंकि अब देशद्रोही कहलाना एक तरह से सटायर हो गया है। आप मुझे देशद्रोही कहते हैं, मुझे मजा आता है, मुझे लगता है कि यस आई एम देशद्रोही, क्योंकि मैं देश की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मुख्य धारा के मीडिया है, उन्होंने तेजी से उन एक एक शब्दों को डिस्कार्ड किया है, डंप किया है, जिसमें लोकतंत्र की आत्मा छिपी हुई है। और हमारा काम है कि हमने जो शब्दों से गुरेज या परहेज किया है, हम उन शब्दों में नए अर्थ को भरने की कोशिश करें। आखिरी बात, अभी अभिषेक जी ने कहा कि हम यहाँ से सिर्फ भाषणबाजी करके नहीं जाएं, कुछ सोच के जाएं, कुछ प्रस्ताव रख के जाएं। मुझे लगता है मीडिया विजिल एक ऐसा मंच बने जो दुनिया भर के असहमति के स्वर को जगह दे, जो बहुमत से इतर विमर्श चल रहे हैं, जो मेजॉरिटी के अलावा डिस्कोर्स चल रहे हैं, जो बहुत कम संख्या में लोग जिस पर बात कर रहे हैं, उन सबको सबसे पहले जरूरी है कि वो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाए। मीडिया विजिल इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो। जरूरी नहीं है कि हम आपसी आर्थिक सहयोग से जो मंच चला रहे हैं सरोकार उसी में है। कई बार मिनिस्ट्री मीडिया में भी कुछ सरोकार की खबरें आती है, कई बार कंपटीशन या राइवलरी फॉर्मेट में भी काम की चीजें आ जाती है। दिलीप के पास जो डेटा है, मंडी में मीडिया किताब लिखते हुए मेरे पास जो डेटा आया है, मैंने जिस चैनल के लिए लिखा है उसके राइवलरी चैनल ने उसे उस सारे डेटा मुझे दिए। तो कई बार क्रॉस मीडिया ओनर से जब हम कह रहे हैं तो क्रॉस कंपटीशन से भी बहुत सारी चीजें निकल कर आती है और मीडिया विजिल को चाहिए कि उन तमाम तरह की सामग्री को एक जगह दे। ट्रस्ट, मीटिंग, सेमिनार्स और इस तरह के आयोजन का अपना महत्व है, लेकिन ये महत्व बहुत औपचारिक और अवसर के हो सकते हैं। हम दिल्ली जैसे शहर में रोज इस तरह की बात नहीं कर सकते। हमारी रोज की बातचीत की एक दूसरी जगह है और मुझे लगता है कि मीडिया विजिल को उस मंच पर सबसे ज़्यादा प्लूरल वॉइस जो है वो बहुत संख्यक व अलग अलग आवाज़ों को बनाने वाला मंच देना चाहिए और बहुत शांत तरीके से ये बताना चाहिए कि ये भी एक पक्ष है,
ये दूसरा पक्ष है। आज रिपब्लिक पर आप लिखना शुरू करेंगे, आपका एक लेवल चस्पा दिया जाएगा, लेकिन सच बता रहा हूँ कि रिपब्लिक देखेंगे आपकी आंखें खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका ग्राफिक्स बहुत या उसका कलर टोन इतना हैवी है। तो मुझे लगता है कि हमें विमर्श के दायरे में अलग अलग विषयों को, अलग अलग मुद्दों को, उसके पेनिट्रेशन, उसकी भागीदारी को शामिल करना चाहिए, और जो शब्द तेजी से डिस्कार्ड हो रहे हैं, जो शब्द हमसे छीन लिए जा रहे हैं या उसे बेमतलब के बता दिए जा रहे हैं, उन सारे शब्दों को हम वापस विमर्श और मीडिया में लाएं। मुझे लगता है ये मीडिया विजन की तरफ से एक बेहतर पहल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।